नमस्कार दोस्तों, आज हम परमाणु एवं अणु का चौथा भाग करेंगे जो कि इस अध्याय का आखिरी भाग है। चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे सरल यौगिकों के सूत्रों को कैसे लिखते हैं और फिर हम जानेंगे मोल संकल्पना क्या है और उसके ऊपर कुछ सवाल करेंगे। अब आखिरी वीडियो में हमने ये जाना था कि किस तरीके से दो तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं। ये जानने का सोल पर्पस हमारा ये था कि यौगिकों के सूत्रों को कैसे लिखते हैं ये हमें समझ में आ सके। तो चलिए जानते हैं। उसके लिए हम उदाहरण लेते हैं क्लोरीन और कैल्शियम की अभिक्रिया का। अब यहाँ पर हम ये जानते हैं कि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपने बाहर वाले कोश को पूर्ण करने के लिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, यानी कि घनायन होता है। तो इस वजह से क्लोरीन के ऊपर टोटल चार्ज क्या होगा, माइनस वाला चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि वो अपने अंदर एक और माइनस का चार्ज ले रहा है और इससे जो चीज बनेगी उसे कहा जाता है ऋणायन। वहीं पर अगर हम कैल्शियम की बात करें तो उसके बाहर वाले कोश में दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो चाहता है कि उन्हें त्याग दे। तो इन दो इलेक्ट्रॉन को अगर वो निकालता है तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, यानी कि ऋणायन होते हैं। तो अगर अपने अंदर से अगर वो नेगेटिव चार्ज को बाहर निकालता है तो उसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन तो अभी भी उतने ही परंतु इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं। इस वजह से ये क्या करता है, ये घनायन बनाता है। तो अब यहाँ पर कैल्शियम ने घनायन बनाया और क्लोरीन ने ऋणायन बनाया। तो यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम के पास दो इलेक्ट्रॉन है और वो चाहता है कि इन दो इलेक्ट्रॉन को कोई और एटम ले ले। परंतु जब इसके पास क्लोरीन आएगा तो क्लोरीन बोलेगा कि मुझे तो बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर कैल्शियम बोलेगा कि मुझे तो दो इलेक्ट्रॉन देने। तो क्लोरीन बोलेगा कोई नहीं, मैं अपने एक फ्रेंड को बुला लेता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम का एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के पास जाएगा। और क्योंकि क्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज है, यानी कि ऋणायन है, और कैल्शियम के ऊपर अब घनायन है, इस वजह से आपस में आकर्षित होंगे और मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कैल्शियम का एक अणु है और क्लोरीन का दो अणु है। तो सूत्र क्या हो जाएगा, CaCl2, क्योंकि क्लोरीन के दो अणु है। परंतु क्या आपको इतनी मेहनत करनी है बार बार सूत्र निकालने के लिए? दरअसल नहीं। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप सीधा इनके चार्ज को लिख सकते हैं। कैल्शियम जो है उसके ऊपर होता है +2 का चार्ज और क्लोरीन के ऊपर होता है -1 का चार्ज। यहाँ पर आपको बस चार्ज को उल्टा करना है। कैल्शियम का चार्ज आ जाएगा क्लोरीन के पास और क्लोरीन का चार्ज आ जाएगा कैल्शियम के पास। अब कैल्शियम के नीचे लिखा है 1 तो Ca हो जाएगा 1 और क्लोरीन के नीचे लिखा है 2 तो Cl हो जाएगा 2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि इनके ऊपर कितना चार्ज है। आप हमेशा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की मदद ले सकते हैं चार्ज पता करने के लिए, परंतु आपको इतनी मेहनत नहीं करनी। दरअसल आपके बुक के अंदर एक चार्ट गिवन है जहां पर सारे के सारे चार्ज लिखे हुए हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं जिससे ये चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब बात करते हैं अगेन कैल्शियम की। तो इसके ऊपर चार्ज तो +2 होता है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की जो है OH का आयन। इसके ऊपर -1 का चार्ज होता है। तो अगर हम इसका सूत्र निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा, अगेन हमें क्या करना है, चार्ज उल्टे कर देने हैं। तो कैल्शियम का चार्ज आ जाएगा OH के पास और OH का चार्ज आ जाएगा कैल्शियम के पास। तो यहाँ पर कैल्शियम तो 1 है तो हमने 1 लिख दिया, परंतु दिक्कत है OH के लिए। OH के नीचे 2 लिखा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसके अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम होंगे और 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे, परंतु वो साथ में है। तो इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करें, हम क्या करेंगे, OH के दोनों तरफ ब्रैकेट लगा देंगे और ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे 2। तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से आपको जितने भी यौगिक हैं उनके सूत्र लिखने हैं। अब अगर आपको ये समझ में आ गया है तो चलिए अब बात करते हैं मोल संकल्पना की। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें पहले समझनी है, जैसे कि पहला है एवोगाद्रो संख्या, जिसे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप A ही लिखें, आपकी बुक में इसे N0 से रिप्रेजेंट किया गया है, परंतु आप दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम एवोगाद्रो संख्या की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23। अब आप ये सोच रहे होंगे ये है क्या, दरअसल आपको ये नंबर याद रखना है। आप इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं, जिस तरह एक दर्जन के अंदर 12 केले होते हैं, उसी तरीके से एक मोल के अंदर इतने संख्या में कोई सी चीज होती है। उदाहरण के लिए अगर आप बोले 1 मोल ऑफ सोडियम,
इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम के परमाणु हैं। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो चलिए अब जानते हैं दूसरी चीज को, जो कि है मोलर द्रव्यमान। अब ये क्या होता है? दरअसल इसका एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला है जिसको आपको कभी इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मोलर द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान अपॉन में मोलों की संख्या, परंतु इसे निकालने का एक छोटा शॉर्टकट भी है। आपको ये टेबल तो याद होगी ही, आपको क्या करना है, बस यहाँ पर जो U लिखा है पीछे उसको ग्राम से रिप्लेस कर देना है। उदाहरण के लिए अगर हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान पूछा जाए तो हाइड्रोजन का मास होता है 1 U, आपको बस U की जगह G लगाना है, तो 1 ग्राम हो जाएगा हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान। सिमिलरली अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का मास होता है 23 U, इसका मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 23 ग्राम। तो अगर आपको ये मोलर द्रव्यमान भी समझ आ गया है तो चलिए अब देखते हैं मोल संकल्पना के अंदर जो फॉर्मूले हैं वो कौन से हैं। इसके अंदर हम दो फॉर्मूले की बात करेंगे। पहला है मोलों की संख्या, जिसे हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान, जिसे छोटे m से रिप्रेजेंट किया जाता है, अपॉन में मोलर द्रव्यमान, जिसे बड़े m से रिप्रेजेंट किया जाता है। और दूसरा फॉर्मूला है कणों की संख्या का, जिसे हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मोलों की संख्या गुने में एवोगाड्रो नंबर। अब कई बार क्या होता है कि मोलों की संख्या नहीं दी होती, तो वहां पर आपको मोलों की संख्या निकालनी होती है, तो वहां पर आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि n बराबर होता है m बटे में बड़े वाले m के, तो यहाँ पर बस उसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो यही दोनों फॉर्मूले हैं जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए इतना समझ में आया तो एक सवाल करते हैं इसके ऊपर। पहला सवाल है 4.6 ग्राम सोडियम है और इसका द्रव्यमान से मोल प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हम ये जानते हैं कि मोल का फॉर्मूला क्या है, दिया गया द्रव्यमान अपॉन में मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पर दिया गया द्रव्यमान क्या है 4.6 और मोलर द्रव्यमान कितना होता है सोडियम का। चलिए टेबल देखते हैं। टेबल के अंदर मास है 23 U। मोलर द्रव्यमान के लिए क्या करना था, U को रिप्लेस करना था ग्राम से, तो मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा 23 ग्राम। अब बस फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूले में ऊपर आ जाएगा दिया गया द्रव्यमान जो कि 4.6 था, अपॉन में मोलर द्रव्यमान जो कि 23 है। अब इसे आप काटेंगे तो आपके पास उत्तर आ जाएगा 0.2 मोल्स। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। तो अगला प्रश्न है 46 ग्राम सोडियम का अणु है और आपको द्रव्यमान से अणुओं की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, कैपिटल N यानी कि द्रव्यमान में अणुओं की संख्या बराबर में नंबर ऑफ मोल्स गुने में एवोगाड्रो नंबर, परंतु यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हुए, तो यहाँ पर जो आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो होगा ये वाला, जहाँ पर आप नंबर ऑफ मोल्स भी निकालते हैं दिए गए द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान की मदद से। अब सोडियम का मोलर द्रव्यमान हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था जो कि होता है 23 ग्राम। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है स्मॉल n यानी कि दिया गया द्रव्यमान जो कि 46 है, अपॉन में कैपिटल M यानी कि मोलर द्रव्यमान जो कि 23 ग्राम है। तो नंबर ऑफ मोल्स तो ये है। अब अणुओं की संख्या निकालने के लिए हमें इसे गुना करना पड़ेगा एवोगाड्रो नंबर से, तो चलिए इसे गुना करते हैं। इसको अगर हम एवोगाड्रो नंबर से गुना करेंगे तो कैपिटल N हमारा आ जाएगा 46 ग्राम बटे में 23 ग्राम गुने में एवोगाड्रो नंबर। अब यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू लिख दीजिए जो होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पर अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास उत्तर आएगा 2 गुने में 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको आप फिर से सॉल्व करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 12.044 गुने में 10⁻23। अब आप इसे और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1.2044 इंटू 10⁻24, या फिर आप इसे ऐसा भी छोड़ सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना। तो सबसे पहले हमने बात करी सरल यौगिकों के सूत्र के बारे में, जहां पर हमने जाना कि आखिर हम सूत्र कैसे बना सकते हैं, और उसके बाद हमने जाना मोल संकल्पना के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।